बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का आगाज़ किया था लास्ट लेक्चर में। थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू करते हुए आगे चलते हैं और आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को फर्दर आगे लेकर चलते हैं। हमने अंडरस्टैंड किया था कि असल में जब भी कोई हेड्स ऑफ इनकम आप पढ़ रहे होंगे, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम आ रहे थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सेक्शन 11 में बात लिखी हुई थी। हमने कहा था कि असल में यही वो 5 मेजर चैप्टर हैं जो हमें यहाँ एज अ सिलेबस रीड करने हैं। फिर हमने कहा कि अच्छा, जब हम ये 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने से क्या मुराद है, क्या चीज़ पढ़ रहे होंगे? हमने कहा एक्चुअली 4 चीज़ें पढ़ रहे होंगे। नंबर 1, स्कोप ऑफ इनकम। इस पर्टिकुलर हेड का क्या स्कोप है? स्कोप से क्या मुराद है? क्या कौन सी इनकम इंक्लूड होगी या कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है ना? या पॉजिटिव सेंस में स्कोप को डिफाइन किया जा सकता है या नेगेटिव सेंस में किया जा सकता है। चलिए, फिर डिडक्शंस, वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इस इनकम में से, इस हेड की इनकम को कैलकुलेट करते हुए हमें डिपार्टमेंट माइनस करना अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा, वही पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस। जैसे जैसे आगे चलेंगे ये बातें क्लियर होती जाएंगी। तीसरी बात थी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, रिसीट बेसिस पर होगा या अक्रूवल बेसिस पर होगा। और आखिरी बात, क्या ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा या एफटीआर में जाएगा? ये बात अभी बहुत डिटेल से हमें आगे सिलेबस में कवर भी करनी है। इसका मतलब है ये 4 बातें नोट करनी है। फिर हम सैलरी की तरफ आए तो सेक्शन 12 सैलरी को डील कर रहा था। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 ने हमें बताया था कि सैलरी रिसीव्ड, यहां से हमें पता चला था कि अच्छा जी, सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स होएगी। फिर हमने कहा अच्छा, रिसीव्ड का मीनिंग टैक्स में क्या मीनिंग है? तो हमने कहा जी, टैक्स में 3 मीनिंग है। या तो एक्चुअली रिसीव कर ली जाए अमाउंट, या उस पर्सन की बिहाफ पे, उसकी इंस्ट्रक्शन पे हम उसको कहीं अप्लाई कर दें, या एनी अंडर लॉ, किसी लॉ की वजह से लॉ में कहे कि जनाब ये पैसे हमें दे दें, तो तब भी रिसीव हो गई, या मेड अवेलेबल हो। ये तीनों केसेस कहां जा रहे थे? हमने कहा जी, ये तीनों हेड्स जो हैं, ये तीनों तरीके से जो इनकम आपके पास जा रही है, ये क्या कहलाएगी? रिसीव हो गई है। इसका मतलब है अब आपको टैक्स पे करना है। अगर इन तीनों में फॉल नहीं करती और आपने सैलरी अभी रिसीव नहीं की है, तो इसका मतलब है इस सैलरी पर इस टैक्स ईयर में आपको अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिर सैलरी को डिफाइन करना शुरू किया था सेक्शन ने। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। ये मेन डेफिनेशन है जी सैलरी की, लॉ ने जो डिफाइन किया। उसने कहा जी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन की वजह से जो भी आप चीज रिसीव करें, क्या है वो रेवेन्यू नेचर का हो, क्या है वो कैपिटल नेचर का हो, ये क्या कहलाएगा? सैलरी कहलाएगा। फिर उसने कहा अच्छा, हो सकता है आपके कहीं शक पड़ जाए। फिर उसने कहा इंक्लूडिंग, इसका मतलब है अभी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। क्या जी? पहली बात उसने कही, एनी पे, वेज, रेन्यूमरेशन इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ये सारी चीजें इसमें शामिल कर दी थी उसने। सेकंड उसने क्या कहा था? नहीं, एनी पर्क्स, पर्क्स को हमने डिफाइन किया था। ये क्या है? बेनिफिट्स हैं। हमने इसकी एग्जांपल ली थी, जैसे व्हीकल आपको प्रोवाइड कर दी जाए, रहने के लिए घर प्रोवाइड कर दिया जाए। फिर तीसरी बात उसने की थी एनी अलाउंस। अलाउंस का मतलब था कैश की शक्ल में जो कुछ आपको मिल जाए। चौथी चीज जो उसने शामिल की थी, दैट इज अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये 4 बातें सैलरी की हम लास्ट लेक्चर में समझ गए थे। क्लियर हो गई ना बात? ओके, ये एक्सप्लेन हो रहा है, वो वर्ड, सैलरी का वर्ड एक्सप्लेन हो रहा है कि अच्छा जी, आगे कैसे लेकर चले। अभी डेफिनेशन कंटिन्यू थी, हमने लास्ट लेक्चर को यहां पे क्लोज किया था। ओके जी, चलिए जी आगे चलते हैं। नाउ जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया ई, अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, वेजेस इंक्लूडिंग। वो कहते हैं अगर कोई शख्स, आप किसी शख्स को प्रॉफिट में कोई शेयर दे दें, तो कह जी अब मैं एम्प्लॉय थोड़े हूं, मैं तो प्रॉफिट में शेयर लेता हूं, इसका मतलब है मैं तो पार्टनर हो गया, पार्टनर इस बिजनेस को। कहते हैं नहीं नहीं,
मेन काम क्या देखना है, आपका रिलेशन क्या है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, फिर भले आप सैलरी इन शेप ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी एम्प्लॉय को आप कहें कि हम आपको 10% ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो हम आपको सैलरी पे करेंगे, तो ये इसकी सैलरी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बन गई, सैलरी रही है। बिकॉज प्राइमरी रिलेशन आपका आपस में क्या है, मेन कंसर्न ये प्राइमरी रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। वो कहता है द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन। इन ल्यू ऑफ का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, की बजाय, सैलरी की बजाय 10% प्रॉफिट मिलेगा, कहता जी ये भी सैलरी रहेगी। या इन एडिशन टू, सैलरी के साथ, अब प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर देंगे, लेट्स अज्यूम, वो कहता जी हम आपको 5% प्रॉफिट देंगे प्लस 50,000 रुपया मंथली सैलरी देंगे, तो वो कहता है कि यार ये अभी भी सैलरी ही है। एनी अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेज, वो कहता है ये भी सैलरी ही है। फिर उसने कहा अच्छा इसमें भी और क्लैरिफाई कर दें आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये डेफिनेशन कोई एक दिन में नहीं बनी, ये हमारी कलेक्टिव विजडम है कि वो टैक्स पेयर सैलरी पर टैक्स लगाना चाहता है, एम्प्लॉय कहता है यार ये तो सैलरी नहीं है ना, देखें ये तो फुला है, ये तो फुला, तो ग्रेजुअली जो जो बात समझ आती जाती है फिर वो सैलरी में डालते गए। फिर उसने इस बात को भी इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, इस बात को भी और डिटेल में लेगा। कहता जी कौन कौन सी जी, नंबर 1, एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ये जरा हाई प्रोफाइल लोगों की बात है। आप कोई एक पेंट की फैक्ट्री बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर ली, सारा कुछ कर लिया, आपको एहसास हुआ कि यार पेंट का सारा काम तो उस केमिकल इंजीनियर के बेस पर चलता है जो पेंट की रेसिपी जानता है, पेंट बनता कैसे है। तो आपने कहा अच्छा यार किसी लीडिंग कंपनी का जो मेन बंदा है ना उसको हम तोड़ लेते हैं। तो आप आईसीआई के किसी पेंट की जो रेसिपी जिस बंदे के पास थी, फॉर्मूला जिस बंदे के पास था, आपने उसको राब्ता किया, उसे सैलरी ऑफर की, वो वहां भी बड़ी अच्छी सैलरी ले रहा था। फिर आपने कहा यार, आपने देखा यार ये तो इस पे नहीं आ रहा, ये आपको पहले ही अंदाजा है कि यार इतनी सैलरी तो मैं बढ़ा रहा हूं, वहां वो 4 लाख ले रहा है, मैं 5 लाख देने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं, वो शायद 1 लाख रुपए के पीछे नहीं आएगा। फिर आपने कहा नहीं यार आप ऐसा करें, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करें, हम एग्रीमेंट साइन करने का, इस चीज़ पर आप एग्री करें कि आप मेरे अंडर काम करेंगे, मेरी कंपनी ज्वाइन करेंगे, हम आपको 1 करोड़ रुपया जस्ट टू एंटर विद अवर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप आपको ऑफर कर रहे हैं। अब वो बंदा कहे कि यार ये वाली अमाउंट तो सैलरी नहीं है, लॉ उसे क्लैरिफाई कर रहा है, नहीं, एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इस अमाउंट को भी लॉ ने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि किसी शक में ना रहे कोई शख्स, ये भी सैलरी ही है। ठीक हो गई एक। नंबर 2, एज कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंज ऑफ द एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो कहते कोई कंडीशन चेंज हो रही हो, कोई अनप्लेजेंट कंडीशन हो रही हो, या और कोई इस किस्म का मामला आ रहा हो, अगर इसकी वजह से कोई आपको पेमेंट दी जा रही है, वो कहता है भाई ये भी सैलरी है। आप ये नहीं कह सकते यार ये तो मुझे इसलिए दिए गए थे पैसे कि मुझे अफगानिस्तान भेजा जा रहा था डेपुटेशन के ऊपर, वहां सिक्योरिटी के हालात बड़े टाइट थे, तो उन्होंने कहा चलें यार तो हम आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी करेंगे, लेकिन वो जो आपको एक जहनी कॉस्ट होगी ना उसका आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। तो आप कहेंगे सर ये तो मेरी सैलरी नहीं है ना, ये तो मैंने वो जो रिस्क लिया है, अपनी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क था, मैं उसमें जाके काम करता रहा। लॉ कहता नहीं भाई एम्प्लॉयर दे रहा है ना, ओके ये भी सैलरी है। ठीक होगी बात। 3rd, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी शख्स को टर्मिनेट कर दें, वेदर पेड वॉलेंटरी और अंडर एन एग्रीमेंट। वॉलेंटरी का मतलब था कि आपने किसी शख्स को टर्मिनेट किया, लेकिन आपने खुद ही अपनी खुशी से कहा यार इसको 5 लाख रुपया पे कर दो और बस इससे कोई यार ये कल से ना आए। 5 लाख क्यों पे किया? वॉलेंटरी, आपको लगा यार ये बेचारा बंदा अपनी जॉब से जा रहा है तो अगली जॉब ढूंढने तक इसके किचन डिस्टर्ब ना हो,
आप एक अच्छे एम्प्लॉयर थे, कोई रीजन ऐसी हो गई कि आपको इस बंदे को टर्मिनेट करना पड़ रहा है, तो आपने वॉलंटरली उसको थोड़ी सी फेवर दी है। वो कहते हैं ये अमाउंट भी सैलरी ही है, और या अंडर एन एग्रीमेंट। बाद दफा तो लोग एग्रीमेंट करके आते हैं, कहते हैं भाई अगर आप मुझे निकालोगे तो फिर आप मुझे इतनी रिडेंडेंसी पे करोगे। ये हो सकता है ये पेमेंट वॉलंटरली हो और सकता है किसी एग्रीमेंट की वजह से हो। तो वो कहता है ये अमाउंट भी आपकी सैलरी ही कहलाएगी। तो उसने ये तीनों अमाउंट आपको एक्सप्लेन कर दी। पहले उसने बेसिक ऊपर रूल एक्सप्लेन किया आपको सबसे पहले ना, कि किसी शख्स को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से हत्ता कि आप उसे सैलरी एज अ प्रॉफिट भी देना शुरू कर दें तो तब भी उसका स्टेटस सैलरी का ही रहेगा। फिर उसने कहा अच्छा यार इस बात को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, और चीजें इंक्लूडिंग के फ्रेज से वो इसके अंदर एंटर हुआ, और उसने 3 चीजें क्लियरली आपको फर्दर बता दी कि यार अगर कोई एग्रीमेंट एंटर करने के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट में आने से पहले कोई आपने वेलकम बोनस ले लिया है, कोई एक अमाउंट ले ली है, तो वो भी सैलरी है। और अगर आपने कोई जॉब की कंडीशन चेंज हुई है उसकी वजह से तो वो भी सैलरी है, और अगर टर्मिनेशन के टाइम पर आपको कोई अमाउंट मिली है वो भी सैलरी है। वो कहते हैं इसमें किसी चीज में आपने शक में नहीं रहना कि ये तो सैलरी नहीं बनती, ये सब चीजें लॉ कह रहा है ये सैलरी ही है। नेक्स्ट पॉइंट लॉ ने लिया, अच्छा ये उसी का कंटिन्यू पॉइंट चल रहा है अभी। फ्रॉम ए प्रोविडेंट और अदर फंड to the extent to which the amount is not a repayment of contribution। अच्छा ये अभी आगे इस चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ने हैं, प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स। एम्प्लॉयर क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ फंड मेंटेन कर लेता है। फंड में नॉर्मली ऐसा होता है कुछ अमाउंट एम्प्लॉय से ले ली जाती है, कुछ एम्प्लॉयर डाल देता है, और इस अमाउंट को किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि ग्रेजुअली ये इंक्रीज होती जाए। जब ये शख्स रिटायर होगा तो या ये कंपनी छोड़ेगा तो यहां से उसको कुछ पेमेंट होगी। अब इसमें कुछ अमाउंट एम्प्लॉय दे रहा है, कुछ एम्प्लॉयर दे रहा है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है, ये उससे रिलेटेड एक बात उसने यहां लिखी है। अभी आगे हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि अच्छा कौन सी अमाउंट इनकम में ऐड होगी और कौन सी अमाउंट इनकम में ऐड नहीं होगी। फिर as consideration for an employee's agreement to a restrictive covenant in respect of any past, present or prospective employment। वो कहते हैं एम्प्लॉय ने आपको हायर किया, उसने साथ ही एक, ये लफ्ज शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था। वो कहते हैं एम्प्लॉय ने ना आपके साथ एक, जब आपको जॉब दी ना तो आपके साथ एक कंडीशन लगाई, इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। एक शर्त लगाई कि भाई आप मेरे पास जॉब करेंगे ना तो मेरे जैसी इंडस्ट्री में कहीं और जॉब नहीं करेंगे। मतलब हो सकता है कोई कॉलेज ये एग्रीमेंट करे, लेट्स अज्यूम राइज ये एग्रीमेंट करे अपनी फैकल्टी के साथ कि यार जो सब्जेक्ट आप सीए में जब हमारे पास पढ़ा रहे होंगे तो कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। या कोई भी इदारा अपने एम्प्लॉय से ये कहे कि आप अब किसी पहले पास में कहीं काम करते ना वहां काम करेंगे, ना कहीं प्रेजेंट में काम करेंगे, ना कहीं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट में जाके काम करेंगे। ये आपने लॉ में पढ़ा था कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई जाए तो वो तो वैसे ही वॉइड हो जाती है, लेकिन कोई रीजनेबल टाइम लगाया जा सकता है ना, टाइम फ्रेम लगाया जा सकता है। अच्छा एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है जनाब, मैं वैसे बाय द वे मैं आपका एम्प्लॉय हूँ सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, तो आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि मैं 5 बजे के बाद क्यों काम नहीं करूंगा भाई। वो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आए हैं कि कोई भी एग्रीमेंट होता है तो देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन कि ठीक है मैं आपकी ये बात मानने की सोचता हूं लेकिन मुझे क्या मिलेगा। वो कहते हैं हाँ ये जो हमने रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट लगाया ना इसकी वजह से हम आपको 25,000 पर मंथ सेपरेट पे करेंगे इस चीज का कि आप कहीं और जॉब नहीं करोगे। तो ओके ठीक है डन। वो कहते हैं लॉ कहता है ये जो 25,000 है ना ये भी सैलरी ही है। कोई बंदा ये दलील लेके ना आ जाए, क्योंकि असल में लॉ में जो लिखा है हम सिर्फ उसको लॉ मानते हैं ना। अगर कोई चीज, वरना उसको हम कहते हैं एक वीक लॉ हो गया है, यानी
बहुत सारे लोग उसमें फिर अपनी अपनी पसंद की इंटरप्रिटेशन शुरू कर देंगे। तो लेजिस्लेटर ये चाहता है कि इस तरह के, क्योंकि जब हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं ना तो हम बड़ा टू दी पॉइंट होके अकॉर्डिंग टू बुक उसको लेकर चल रहे होते हैं। जैसे वो एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि एक फिलोसफर एक शॉप पे चला गया, वहाँ उसने एक 2 पीस उसको पसंद आ गया, उसने देखा, साइज वाइज चेक किया, उसने कहा ओके, पैक करवा के जब बिलिंग काउंटर पे आया, बिल देने लगा, तो कहता कि यार मैं इसका कलर ना चेंज कर लूँ। चले जी कर लें। वो जाता है, कलर चेंज करता है, पैक करवा के बाहर निकलने लगता है, तो काउंटर पे मौजूद शख्स कहता है कि सर इसकी पेमेंट। कहते जी पेमेंट किस चीज़ की पेमेंट? कहते सर आपने ये सूट लिया। तो ये तो मैंने उसके बदले में लिया। कहते सर उसकी पेमेंट? कहता वो तो मैंने लिया ही नहीं है। ठीक है, तो इंसान तो किसी भी तरह सोच सकता है ना कि वो सूट तो मैंने लिया ही नहीं है जिसके आप पैसे मांग रहे हो, और जो ये वाला है ये तो मैंने उसके एक्सचेंज में लिया है। तो लॉ को भी लोग जाके ऐसे ही तंग कर रहे होते हैं, इसी तरह के फिलोसफर पहुंच जाते हैं। तो फिर लेजिस्लेटर क्या करता है, कोशिश करता है कि मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दे, मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दे, वरना ये शख्स आके कहेगा कि सर ये तो जॉब ना करने की तनख्वाह है, आप तो सैलरी पे टैक्स लगा रहे हो ना। सैलरी तो कहते हैं किसी का एम्प्लॉय बनने की तनख्वाह, ये तो एम्प्लॉय ना बनने के पैसे मिल रहे हैं, ये कैसे सैलरी हो गई? अगर ये यहां ना लिखा होता तो कोई फिलोसोफर ये वाला सूट एक्सचेंज करने पहुंच जाता। तो लेजिस्लेटर की मजबूरी है, वो बातों को खोल खोल के बयान करने की कोशिश करता है। और ये उसे भी, लेजिस्लेटर को भी एक दिन में, ये सारी बातें लेजिस्लेटर को एक दिन में नहीं समझ आ गई हुई है। लेजिस्लेटर को भी ग्रेजुअली ये बातें समझ आती हैं। कोई एक केस आता है, उसे पता चलता है कि अच्छा ओहो, बहुत जगह फंस जाता है लेजिस्लेटर। आपके इस टीचर ने खुद, आगे चलेंगे तो हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे आपको, कहीं अपने जाती केस लाज भी डिस्कस करेंगे। तो सेल टैक्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2 दफा लेजिस्लेटर को सेक्शन चेंज करना पड़ा इस खाकसार की वजह से। फंसा लिया हमने लेजिस्लेटर को कि भाई ये बात नहीं लिखी हुई। बिकॉज लॉ किसको मानते हैं हम? लॉ सिर्फ हम उसको कहते हैं जो लिखा हुआ है। जो लिखा ऐसे अच्छा नहीं इसका मतलब तो यही निकलता है, हम कहते नहीं मतलब नहीं निकलता, लिखना है। इसलिए ये इतनी लंबी जो डेफिनेशन आपको नजर आ रही है उसकी रीजन ये है कि लेजिस्लेटर की मजबूरी है, जो उसने लिखा है सिर्फ वो लॉ है, तो इसलिए वो लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी, एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन। और वो कहता है अगर आपको एक पेंशन एन्युटी की शक्ल में, पेंशन आमतौर पे कब देते हैं? रिटायरमेंट के बाद। ये आगे पढ़ना है, डिटेल में जाना। बेसिकली जैसे मैंने कहा था ना कि ये जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं ये सब कुछ खुलासा है। सैलरी के चैप्टर में हमने इस डेफिनेशन को ही 1 by 1 आगे लेकर चलना है। अच्छा जी, any amount chargeable to tax as salary under section 14 employees share scheme, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात करनी। तो आपने देखा इस पूरे डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट लेजिस्लेटर ने लिखे कि भाई ये भी सैलरी है, ये भी सैलरी है, ये भी सैलरी है। ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा रिटेन करना है। देखना है कि कितने पॉइंट्स इसके अंदर आए। ठीक है ना? और 1 by 1 मैं कोशिश करूंगा रोजाना की बेस पर आपको थोड़ा सा इसको याद भी करवा रहा हूँ। पर्क्स को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि पर्क्स से क्या मुराद है? नॉन कैश बेनिफिट, सहूलियात, रहने के लिए घर मिल गया, इस्तेमाल के लिए गाड़ी मिल गई, कोई और इस तरह की चीजें। अच्छा, ये तो आ गई जी सैलरी की डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा सा गौर करें तो हमें समझ आएगी एक बात
कि डेफिनेशन में मोटी मोटी बातें, जरा पहला पॉइंट देखें। पहले तो उसने एक डेफिनेशन दी ना, एनी अमाउंट फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, उसने कहा जी ये सब सैलरी। फिर उसने कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया। पहला पॉइंट था कि आप सैलरी का नाम जो मर्जी रख लें, हम इसको सैलरी बोलेंगे। एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, वो कहता है हम इसको सैलरी बोलेंगे। अब ये तो सादा सा बात आ गई थी, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में उसने कहा कि जो पर्क्स होंगे वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, वो भी सैलरी होंगे। अब हम इस दूसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगे। मैंने कहा था ना, हम इस सारे के अंदर इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। पर्क्स, बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट आपको देगा एम्प्लॉयर, वो कहता है क्या वो बेनिफिट कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, ना हो सकते हो तो कहते हैं जी हम बता देंगे ना आपको कैसे कन्वर्ट करने हैं। मसलन पहला बेनिफिट कन्वेंस। अगर एम्प्लॉयर ने आपको इस्तेमाल के लिए गाड़ी दे दी, कन्वेंस दे दी, गाड़ी आपके नाम नहीं किया, आपको इस्तेमाल के लिए दे दी, तो ये पर्क्स बन गया ना। तो ये रूल हमें यही सिखाने जा रहा है कि पर्क्स कैसे है, इशू रिलेटेड टू कन्वेंस क्या होंगे। नंबर 1, 2 इशू रिलेटेड हैं। जब हम कन्वेंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में सामने 2 इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं। इशू नंबर 1, प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल। जो गाड़ी आपको दी गई है, इसकी वजह से अब आपकी सैलरी में क्या ऐड करें, क्योंकि डेफिनेशन ने कहा है कि फिर ये सैलरी है भाई, इस पे टैक्स नहीं। मुझे एम्प्लॉयर ने गाड़ी दे दी है इस्तेमाल के लिए, अब मेरी सैलरी में कितनी अमाउंट ऐड हो जिसके ऊपर मैंने टैक्स देना है। फिर खाली गाड़ी दे दी है या रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है। ये 2 इश्यूज अंडर डिस्कशन हैं, 2 बातें अंडर डिस्कशन हैं। तो अब लॉ हमें यह समझाने जा रहा है, पहले यह समझाएगा कि जनाब इसकी वजह से क्या होगा, फिर समझाएगा इसकी वजह से क्या होगा। ठीक होगी बात जी। वो कहता है जी इसका जिक्र मैंने किया है आपके साथ सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में। और लास्ट टाइम हम एक बात समझ के गए थे कि अगर कोई बारीकी की बात आ जाए ना, डे टू डे बात आ जाए, तो लॉ इसको सेक्शंस में नहीं लिखता बल्कि रूल्स में जाके लिख देता है। जैसे हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल में देखा था कि भाई अच्छा जी, अगर एक शख्स रात को 11:50 पे पाकिस्तान पहुंचा है, इस दिन वो सिर्फ 10 मिनट पाकिस्तान रहा है, तो क्या ये पूरा दिन काउंट होगा कि नहीं होगा? यार ये इतनी बारीकी की बात नहीं, सेक्शंस को हम इसकी वजह से कंटेमिनेट नहीं करते, मिक्सिंग नहीं करते। ये बातें बारीकी की हैं, हम रूल्स में ऑपरेशनल बातें हम रूल्स में कर लेंगे। तो यहां भी कन्वेंस से रिलेटेड कुछ बातें आनी है। वो कहते हैं रूल नंबर 5 इनकम टैक्स रूल्स में, रूल नंबर 5 में ये बात हम फिर कर लेते हैं, क्योंकि तमाम ऑपरेशनल बातें हम रूल्स में जाके करते हैं। ओके जी। और जो रनिंग एक्सपेंसेस की बात है वो सब सेक्शन 12 सब सेक्शन डी उस पर अप्लाई होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं जी। तो आइए जी, कन्वेंस सेक्शन 13 एंड रूल 5, इन केस वेयर मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग डायरेक्टर, the amount chargeable to tax under the head salary shall be determined as follows। ये पर्क्स होगी ना, बेनिफिट हो गया। इस बेनिफिट के अगेंस्ट कितनी अमाउंट सैलरी में ऐड होगी, वो कहता है जी ये हम फिर बताने लगे हैं। नंबर 1, वो कहता है जी सबसे पहले देखें कि गाड़ी जो आपको इस्तेमाल के लिए दी गई है उसका इस्तेमाल क्या है। वो कहते हैं जी हमने पर्सनल यूज के लिए दिया है कि एम्प्लॉय इसको पर्सनल यूज करे, फैमिली में दी है गाड़ी,
जो बंदा एम्प्लॉय है उसको तो एक एग्जेक्टिव वैन आती है, हम पिक करते हैं घर से, घर ही ड्रॉप कर देते हैं। ये गाड़ी तो हमने दी है, इसके बच्चे, इसकी फैमिली इसको इस्तेमाल करे, इसे कहते हैं फॉर पर्सनल यूज ओनली। दफ्तर के इस्तेमाल में ये गाड़ी नहीं आती है, घर पर ही रहती है, फैमिली के साथ जाते हैं, कभी नारायण का गान चले जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, दी कंपनी ने पर्सनल पर्पस के लिए हुई। वो कहते हैं अच्छा जी, आप फिर दो बातें जरा चेक करें। पहले पता करें कि ये गाड़ी कंपनी ने खरीदी है या लीज पर ली है। अब बहुत सारी मर्तबा क्या होता है, कंपनी गाड़ी परचेज नहीं करती हैं बल्कि लीज करवा लेती हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे जाते जाते हैं, किस्तों पर चीज ले लेते हैं, लीज बोलते हैं मुझे। और जिन कंपनीज के पास कैश अवेलेबल है, जो कैश रिच कंपनीज हैं, वो खरीद भी सकती हैं। वो कहते हैं जी अगर गाड़ी कंपनी ने खरीदी है, मसलन आज सोचिए आप ऐसे, अगर किसी कंपनी ने अपने एक एग्जेक्टिव को, अपने एक एम्प्लॉय को सिविक परचेज करके उसको प्रोवाइड करनी है, कैसे कि उसकी फैमिली इस्तेमाल करे, तो कहते हैं फिर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल ये इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। सिविक इस वक्त 42 लाख रुपए की आ रही, तो 42 लाख की गाड़ी आप खरीदेंगे, उसका 10% हर साल इस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हुआ करेगा, 4,20,000 रुपया। बात समझ आ गई? जितने की ये व्हीकल एम्प्लॉयर खरीदेगा, एम्प्लॉय ने तो नहीं खरीदनी ना, एम्प्लॉय को तो फैसिलिटी मिल रही है, सहूलत मिल रही है, उसका 10% सैलरी में ऐड हुआ करेगा। ओके गुड। और कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी खरीदी नहीं, लीज करवा ली, तो फिर 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज, जब लीज शुरू होगी उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है मैं नॉन टेक्निकल वे में समझा रहा हूं आपको, वही प्राइस 42 लाख रुपया। क्योंकि अब इसने अभी 42 लाख पे नहीं किया होगा, इसने तो लीज पर आमतौर पे क्या होता है, हो सकता है इसने 10 लाख रुपया एडवांस दिया हो, जिसे डाउन पेमेंट कहते हो आप, और अब ये कोई एक मंथली रेंटल दे रहा हो 70-80 हजार रुपया, लाख रुपया, ठीक है ना। तो कहता अब क्या करें, क्या ये 10 लाख का 10% लेना? कहता नहीं। अच्छा जो रेंटल दिया उसका? वो कहता नहीं, ये दोनों चीजें नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर हमारी हाथ में, हमारे पॉकेट में पैसे होते तो ये गाड़ी हमें कितने की मिलती, बस उसी का 10%। इसका मतलब है वही 4,20,000 रुपया बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। गाड़ी लीज पर लें, कंपनी लीज पर ले या कंपनी खरीदे, आप कहेंगे सर फिर ये दो बातें लिखी क्यों हैं? फर्ज कर लें, वही पहले वाली बात पे वापस आ जाइए। खाली ये पहली बात लिखी होती 10% ऑफ द कॉस्ट, तो कहते जी हमने तो गाड़ी खरीदी नहीं है, इसका मतलब अब सैलरी में कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। तो लेजिस्लेटर की मजबूरी है, वो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाकर लिखने की कोशिश करता है। ओके जी, चलिए एक बात मुकम्मल हो गई। इसका मतलब है अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को गाड़ी देगा तो उस गाड़ी की कॉस्ट का 10% हर साल उसकी सैलरी में ऐड होगा। किसकी सैलरी में? एम्प्लॉय की सैलरी में, अगर वो गाड़ी सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल के लिए हो। दूसरी बात वो कहते हैं अगर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। इसका क्या मतलब होता है? ये बंदा सुबह इसी गाड़ी पर बैठकर ऑफिस आता है, सारा दिन ऑफिस गुजारता है, ऑफिस के किसी काम से जाता है तो इसी गाड़ी पे जाता है। इसका मतलब है ये गाड़ी कहीं ऑफिस के इस्तेमाल में भी आ रही है। हाँ, शाम को घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों के साथ भी कहीं निकल जाता है, कहीं खाना खाने के लिए, कहीं सैर करने के लिए, छुट्टी वाले दिन भी, या जिस दिन छुट्टी करता है उस दिन भी। इसका मतलब है ये गाड़ी प्राइवेट भी यूज हो रही है, यानी पर्सनल यूज में भी आ रही है और दफ्तर के यूज में भी आ रही है। हमने एक रूल पढ़ा था कि जो दफ्तर के लिए काम हम करें वो हमारी सैलरी, उससे हमारी सैलरी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब लॉ ने इसके लिए गुंजाइश निकाली, उसने कहा ओके, अगर ऐसा है, अगर कोई गाड़ी पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज हो
तो चलिए अब हम इतनी बारीकी में नहीं जाते, हम इस कॉस्ट को हाफ कर देते हैं। 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, अगर ओन्ड है या लीज है वो तो एक ही बात है। बात समझ आई आप? पार्टली फॉर पर्सनल, अच्छा 80-90% गाड़ियां इसी उसमें फॉल करती हैं। आमतौर पर तो एम्प्लॉयर जब गाड़ी देता है तो आप उसी पे ऑफिस जा रहे होते हो, उसी को घर में इस्तेमाल कर रहे हो। ये पहले वाला केस जरा कम होता है। और एक जरा तीसरा केस, क्योंकि लॉ ने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना है। वो कहता है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। फॉर ऑफिशियल यूज ओनली को पहले समझें। चलिए ये कैसी गाड़ी होगी जो सिर्फ ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगी? ये ऐसी गाड़ी होगी कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको सुबह एक एग्जेक्टिव वैन घर से पिक करती है, कंपनी ले आती है, क्योंकि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, यहां आपको गाड़ी एक मिलती है, सुबह आप आते हैं, ये आप ही की गाड़ी है। अब आप इस गाड़ी में तशरीफ रखते हैं, जब किसी बैंक के साथ निगोशिएट करना हो, कहीं और क्लाइंट पे जाना हो, आगे पीछे सारे दिन के दफ्तरी काम आप इसी स्विक पर जाकर करते हैं। लेकिन शाम को इस गाड़ी को यहीं फैक्ट्री में खड़ा कर देते हैं और फिर एग्जेक्टिव वैन आपको घर पे ड्रॉप कर देती है। कंपनी ने आपको गाड़ी प्रोवाइड तो की हुई है, बट ओनली फॉर ऑफिशियल यूज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हर वो खर्चा, हर वो काम जो सिर्फ कंपनी अपने लिए कर रही है, नो एडिशन। इसका मेरी सैलरी से क्या लेना देना भाई? ये तो कंपनी को कोई जरूरत होगी कि मेरा कोई जरा के एक स्टेटस शो हो, मैं किसी अच्छी गाड़ी में जा रहा हूं, पता नहीं वट एवर द रीजन, कोई स्ट्रेटेजिक नेचर की कंपनी की रीजन होगी। मैं इसका बेनिफिशियरी नहीं हूं, मैं कंपनी के काम के लिए इसको इस्तेमाल करता हूं। शाम को ये गाड़ी कंपनी में ही रह जाती है, मेरे पास घर नहीं जाती कि मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करने। अगर मेरे घर चली जाती तो पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर पर्सनल होती, 5% का रूल लग जाता। सिर्फ दफ्तर के इस्तेमाल के लिए गाड़ी है। अच्छा, अब आपने, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए ये सारी बातें समझे ना, कि ताकि आपको ये 3 बातें जरा थोड़ी सी क्लियर हो। अब आप कहें कि नहीं नहीं सर, क्वेश्चन में ये तो लिखा ही नहीं होता कि वहीं गाड़ी खड़ी हुई है। क्वेश्चन में हमने वर्ड को पिक कर लेना है। एग्जामिनर कहता है फॉर प्राइवेट यूज, बस खत्म हो गई बात, 10% का रूल लग गया। एग्जामिनर कहता है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। अब हमने नहीं पूछना कि ये गाड़ी तो घर आ गई, नहीं, हमने एग्जाम के हवाले से देखना है ना, ये तो रियल लाइफ की बातें हो रही। फॉर ऑफिशियल यूज मींस 0%, कुछ है। पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट 5%, दैट्स इट। तो ऐसे हम चल रहे होंगे बेसिकली, ठीक है ना, हम उस वर्ड से उसका अंदाजा लगा रहे होंगे। इसीलिए लॉ ने डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट में कहा था एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, क्योंकि उसे पता था कि मनी में कन्वर्ट करना मैं खुद सिखा लूंगा। तो जी अब हम गाड़ी के कैसे पैसे बनाएं जी, कितने सैलरी ऐड करें? उसने कहा ठहर जो भाई, मैं बताता हूं, कोई तरीका ढूंढते हैं ना। क्लियर हो गई बात? ओके, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर प्राइवेट यूज ओनली है तो क्या होगा? 10%। प्राइवेट मीन पर्सनल यूज। मैंने सेकंड इसलिए लिखा कि ताकि सारी टर्म्स आपको नजर आ जाए। प्राइवेट एंड ऑफिशियल यानी पर्सनल एंड ऑफिशियल तो 5%। ओनली ऑफिशियल यूज तो 0%। ठीक है ना? अब ये जाहिर है कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो। ऑब्वियसली आपको ये बात क्लियर हो गई। ओके, दैट्स गुड। तो आगे चलते हैं जी। असल में अब वो बात आई, अब जैसे जैसे लॉ असल में आएगा ना, इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से बड़ी, हम आपका इंटरेस्ट लॉ में क्रिएट करेंगे। आपको लॉ आपकी जीन्स में उतार देंगे अल्लाह ने चाहा तो। लॉ आपको सब्जेक्ट ऐसे नहीं लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। बस आपका काम यह है कि आपने रोजाना मेरा लेक्चर लेना है, आपने 1 घंटा घर में लॉ को देना है। ये लेक्चर तकरीबन, आप जाहिर है सारे बच्चे लेक्चर आमतौर पर नॉर्मल स्पीड पर नहीं सुनते। जिस तरह की मेरी पेस है बोलने की, आप इसको बड़ा कन्वीनियंटली 1.5 तक तो लेकर जाएंगे तो भी आराम से आपको समझ आएगा लेक्चर।
इसका मतलब है 40 मिनट में आप ये लेक्चर देख लिया करेंगे घर। ये तो वो टाइम है ना जो मेरे साथ आपने कॉलेज में गुजारना था। इसके अलावा आपने 1 घंटा देना था ना। मेरे पहले इंट्रो के अंदर मैंने बात आपसे की थी कि 1 घंटा आपने मुझे देना। दैट्स इट, आपकी जिम्मेदारी खत्म। इंशाल्लाह 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 ये आपका ऐसे ही हंसते खेलते पास हो जाएगा। अच्छा जी, लॉ का जब भी कोई सेक्शन पढ़ना है ना तो आपने जरा उसे उलट पुलट के देख लेना है अच्छी तरह, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लाने के लिए। हम हर सेक्शन को जहां जहां जरूरत पड़ती है, हम हर सेक्शन को 2 एंगल से पढ़ते हैं कि व्हाट इज मेंशन, सेक्शन में क्या लिखा है। ओके, गुड हो गया। फिर हम इसको जरा सा थोड़ा सा फोल्ड करते हैं, फिर हम कहते हैं सेक्शन में क्या नहीं लिखा है। एग्जामिनर की कुछ टेक्निक्स होती है ना जिससे वो बच्चे को जरा घेरे में लेता है, बच्चे को जरा कंफ्यूज करता है। अमूमन एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है, यहां से कंफ्यूज करता है विच इज नॉट मेंशन, और आप उसके ऊपर अपनी कोई अकली दलील लगाते हैं। मैं रोज आपको ये समझा रहा हूं, रोज ये पढ़ा रहा हूं, लॉ पर अकली दलील नहीं लगती। लॉ उन अल्फाज का मजमुआ है जो लिख दिए गए हैं, गलत लिख दिए हैं या ठीक लिख दिए हैं। अकल की दलील नहीं लॉ पे लगनी, लिखे हुए की दलील लगनी है। वहां से कोई लॉजिक क्रिएट कर ले, ओके ठीक होगी बात। लेजिस्लेटर ने जब लॉ बनाया होगा किसी अकली दलील पर बनाया हो सकता है, बनने के बाद इंटरप्रिटेशन लॉजिकल बेस पर नहीं होती बल्कि लॉ के लिखे हुए अल्फाज की बेस पर होती है। इसीलिए तो हम रोजाना आपसे कह रहे हैं अल्फाज को पढ़ना सीख लें, अल्फाज को पढ़ना सीखें ताकि आपको खुद ही पता चले यार ये बात तो नहीं लिखी, तो ये एग्जामिनर मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मसलन अभी मैं कन्वेंस मैंने आपको पढ़ाया ना, मैं इसी से फोल्ड करता हूं। उसने कहा जी 10% ऑफ द कॉस्ट या 5% ऑफ द कॉस्ट, यानी अगर सिर्फ आपके पर्सनल यूज में है तो 10%, और अगर ऑफिशियल भी है और पर्सनल भी है तो 5%। लॉ ने ये बात आपको कही, ये तो लिखा है। क्या नहीं लिखा? उसने ये नहीं लिखा गाड़ी कौन सी होगी, उसका मॉडल कौन सा होगा, उसकी पावर इंजन कैपेसिटी क्या होगी, ये नहीं लिखा। अगर एग्जामिनर आपको कहीं कह रहा है जी फलां, मैंने आपको कहा जी सिविक प्रोवाइड किया आपको, वो कहता नहीं जी फॉर्च्यूनर प्रोवाइड किया है, इंजन कैपेसिटी ये थी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ ने इसका जिक्र ही नहीं किया। लॉ ने एक बात को बुनियाद बनाया, गाड़ी की प्राइस, कॉस्ट, जितने की एम्प्लॉयर ने खरीदी है, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसने जरा तवज्जो रखें, फिर उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा कि यार एक गाड़ी है जो पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल है। वो कहते हैं लेकिन 70% बिजनेस में इस्तेमाल होती है और 30% पर्सनल यूज होती है। तवज्जो रखें, बड़ी अहम बात है। फौरन लॉजिकल, और खास तौर पे हम अकाउंट्स के मारे हुए लोग, अपॉर्शनमेंट हमें फौरन है कि अच्छा यार इसका मतलब है वो जो मैंने 10% लिया था ना हमने, किसका 42 लाख का, या 5% लिया था, तो आप कहें अच्छा नहीं यार इसका फिर 30% मेरी सैलरी में ऐड करें। नहीं भाई नहीं, लॉ ने ये कब कहा है आपको? लॉ ने ये कहां लिखा है कि हम देखेंगे कि कितना बिजनेस में यूज हुआ और कितना पर्सनल यूज हुआ? लॉ ने तो बात कही नहीं आपको। लॉ ने तो कहा क्या है 1% पर्सनल हो जाए, 1% तो बस आपको फायदा हो गया, 5% वाला रेट लगेगा। बस मोटा मोटा हिसाब लगाया ना, इतनी बारीकी का हिसाब नहीं लगाया। तो ये परसेंटेज कहीं नहीं मिली, प्राइवेट यूज की परसेंटेज गिवन हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने फौरन ध्यान में लाना है लॉ में क्या लिखा है। यार ये तो एग्जामिनर अपने पास से लिख रहा है, नो लॉ में मैंने आपको बताया था एक फुल स्टॉप या एक कॉमा रिमूव करना हो तो भी इसको रिमूव करने के लिए पूरे लॉ का प्रोसेस हमें लगाना पड़ेगा। हमें नजर आ रहा है कि गलती से यहां फुल स्टॉप लग गया है, अभी तो सेंटेंस कंटिन्यूड था, नहीं उसको हटा दें, नहीं इसको हटा नहीं सकते, इसका पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जो जिस प्रोसेस से ये लॉ बन के आया पूरा प्रोसेस दोबारा लगाना पड़ेगा। तो आप इतनी बड़ी बात खुद ही अज्यूम कर ली कि नहीं सर ठीक तो है, जब मैंने यूज ही सिर्फ 30% की है तो 30 ही ऐड होनी चाहिए। भाई ये तो लॉजिक की बात कर रहे हैं आप, लॉ में लॉजिक नहीं चलती, लॉ में लॉ के अल्फाज चलते हैं। व्हाट इज रिटन, व्हाट इज मेंशन्ड, इस पर फोकस करें।
और खुद ही उलट कर देखें, अच्छा क्या मेंशन नहीं है, आपके पास एक लिस्ट आती है, हम बताते जाएंगे साथ साथ दायरा। क्या ये वो बातें हैं जहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज किया करेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर कामरान इज अ डायरेक्टर ऑफ फाइन फूड्स लिमिटेड। डायरेक्टर एम्प्लॉय है कि नहीं है, रूल में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग डायरेक्टर। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ कार as part of his salary package. The cost of the car purchased by the company is 4 million. Compute the amount to be added in salary income if car has been provided for personal use only. इसका मतलब ये गाड़ी घर पर ही रहती है तो 10% लगेगा ना भाई। 4 मिलियन का 10% लेंगे, 4 लाख रुपया आ जाएगा। इसका मतलब है 4 लाख रुपया हर माह की सैलरी में ऐड हो जाएगा। ओके। प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल, इसका मतलब है 4 लाख रुपए का, बल्कि पहले 4 मिलियन ही लेता हूं, इसका 5% लेंगे, 2 लाख रुपया एनुअल सैलरी में ऐड होगा। साल का, ये साल का चार्ज है पर ईयर, हर महीने नहीं, हर महीने 2 लाख नहीं ऐड हो रहा। इस गाड़ी के इस्तेमाल करने की वजह से जो भी इनकी सैलरी की इनकम बनेगी साल की, आपको पता है ना हम साल पर टैक्स दे रहे होते, टैक्स ईयर इसीलिए तो पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 लाख ऐड होगा इस केस में, पहले वाले केस में 4 लाख ऐड होगा। और तीसरी बात आ गई प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, तो कुछ ऐड नहीं होगा, जीरो, नथिंग विल बी एडेड। बात समझ आ गई ना। तो बड़ी छोटी सी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप इजीली इसे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। चलिए जी। मिस्टर इमरान इज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ फाइन फूड कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ कार एज पार्ट ऑफ हिज सैलरी पैकेज। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज 4.2 मिलियन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। ग्रॉस लीज रेंटल पेएबल बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू रुपीज 1,22,000 पर मंथ फॉर 5 ईयर। कंप्यूट द अमाउंट टू बी एडेड। लीज का जिक्र, लीज के रेंटल और लीज की डाउन पेमेंट का जिक्र किया लॉ ने? नहीं किया। लीज का जिक्र किया है सिर्फ इसलिए कि अगर गाड़ी लीज पर ली हो तो जिस वक्त लीज करवाई थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उठा लें, बस। कितना रेंटल पे कर रहे हैं, कितने अरसे तक पे करना है, कितने साल की लीज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। नॉट मेंशन्ड वाले उसमें कैटेगरी में आगे नहीं। व्हाट इज मेंशन्ड, सिर्फ लीज का जिक्र इसके लिए था कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। द कार हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल, मींस 5% ले लें, तो कुछ नहीं करना। 42 लाख का 5% लेने में मेरा नहीं ख्याल है आपको कोई दुश्वारी आने वाली। द कार हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज ओनली, इसका मतलब है 10% ले लें। द कार हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, इसका मतलब है 0% ले लें, यानी कुछ ऐड नहीं होगा। जो चीजें आप मुझे ऑफिस के इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं उसका तो मैं आपको कुछ पे करने वाला नहीं हूं, इतना तो अच्छा मैं कोई नहीं, ठीक है ना। ओके जी, आगे चलते हैं। अब जरा थोड़ा सा, एजाज इज प्रोवाइडेड विद अ कार by the company which cost the company 4 million. The running expenses of the car incurred during the year and reimbursed fully by the company were 2,30,000. The logbook of the car showed personal usage of car 20%. logbook क्या होती है? आमतौर पे कंपनी कहीं जो छोटे दिल वाले होते हैं ना एम्प्लॉय, वो एक लॉग बुक बना लेते हैं कि यार कहाँ गए, किधर गए, उस पर माइलेज लिखते रहते हैं। तो उससे देखा है तो 80% ट्रैवलिंग कंपनी के लिए हुई है और 20% ट्रैवलिंग पर्सनल हुई है। नहीं, ये 1% भी हुई होती तो हमें पता लग गया कि पर्सनल यूज में भी है गाड़ी, ठीक है। अब 2 इश्यूज क्रिएट हो गए। शुरू की पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि देयर आर 2 इश्यूज। एक है गाड़ी दी हुई है एम्प्लॉयर ने, कितने की गाड़ी है? 40 लाख रुपए की,
4 मिलियन की किस लिए दी हुई है? प्राइवेट प्लस ऑफिशियल, इसका 5% ले लें, 2 लाख रुपया ऐड होगा। किसकी वजह से? गाड़ी की वजह से। दिस विल बी एडेड टू योर सैलरी। 2 लाख ऐड करेंगे हम आपकी इनकम में, बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ वो कहते नहीं साल में 2,30,000 गाड़ी पर भी खर्च हुआ है। अब ये दूसरी बात आ गई है, लेकिन इसको हम जरा हौसला लेंगे ना, कभी कल वाले लेक्चर में आकर ऐड करेंगे इस बात को। आज हमने एक एस्पेक्ट पढ़ा है, गाड़ी की वजह से क्या होगा, गाड़ी की वजह से क्या होगा, गाड़ी की वजह से क्या होगा। 2,30,000, चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। 2,30,000 रुपया गाड़ी पर खर्च हुआ है। इसमें से 80% तो कंपनी की वजह से खर्च हुआ है, 20% मेरी वजह से खर्च हुआ है, तो इसका 20% फिर मेरी सैलरी में ऐड करते हैं। यहां परसेंट लगेगी, क्यों लगेगी ये बात हम कल के लेक्चर में डिटेल में जाके भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई बात जी? अच्छा, तो 2 लाख ये ऐड होगा, 46,000 ये ऐड होगा, इसका मतलब है 2,46,000 रुपया आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। को बात समझ आई है? ओके, दैट्स गुड। तो आई होप कि आपको कन्वेंस समझ आ गई, ठीक है ना? तो आई थिंक अभी यहीं रुकते हैं, बिल्कुल आराम से, बड़ा स्लो चल के, बड़ा चीज़ों को क्लैरिफाई कर करके हम आराम से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने करना क्या है, हर वो लेक्चर जिसके साथ, जाहिर है ऐसा लेक्चर जिसके साथ मुझे लगता है कि यार इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आ गए हैं जो न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली अब आपसे मुझे चेक कर लेने चाहिए, तो लेक्चर के साथ ही उसका क्विज या टेस्ट या असाइनमेंट पड़ी हुई है, आपने लाजमी उसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, ये ना हो कि आप इन लेक्चर्स को एक नॉर्मल वे में लेके चल रहे हो। जाहिर है थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना, अब आप घर पर बैठे हैं, घर से बैठकर पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में राब्ते में रहिए। हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ बिल्कुल 100% आपके साथ है, आपको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। और चले, एक थोड़ा सा प्रिविलेज मुझे ये हासिल है कि ये ऑनलाइन का सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह राइज का ये तमाम का तमाम सिस्टम, इसका इनिशिएटिव मैंने लिया, डे फर्स्ट से मैं इसको काम कर रहा हूँ, इसकी सारी टेक्निकल साइड्स को मैं जानता हूँ, इसकी अंदर जो फैसिलिटीज़ हमने दी हैं या और जो दे सकते हैं वो सब मैं, मेरे हाथ से सारा काम हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। मेरी राय ये है, ऑनलाइन क्लासेस आर फॉर बेटर देन फिजिकल क्लासेस। जरूरी नहीं आप इससे एग्री करें, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी राय है। हाँ, एक चैलेंज दरपेश है आप स्टूडेंट के लेवल पे कि सर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, हम तो ये कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये चैलेंज आपको दरपेश है, और आप इस चैलेंज को कैसे कवर करना ये आपको इंशाल्लाह समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी, बस आपने थोड़ा सा ये चैलेंज दरपेश रखना है, ठीक है ना? इसको लेकर चल रहा है तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे जी। तो अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से आगे चलेंगे जी। कल के लेक्चर में आपने जो रोज़ाना रिवाइज करना है, आप देखिए मैं खुद रिवीजन से रोज़ाना आपके साथ चल रहा होता हूँ, पिछली बातों को रोज़ाना साथ देख कर चलना है। सब्जेक्ट टू कहाँ लगता है, नॉट विद स्टैंडिंग कहाँ लगता है, मे कहाँ लगता है, शेल कहाँ लगता है, ये सारी छोटी छोटी बातें। इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन कौन सी हैं, मीन्स वाली डेफिनेशंस कौन सी हैं, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, जिनको आप लर्न नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ 2, 3, 4 डेज मोर, आप इंशाल्लाह बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके हुए होंगे। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे जी। थैंक यू।